नमस्कार प्यारे साथियों, आज का हमारा जो टाइटल है वो है मानव सीखने पर दृष्टिकोण या मानव शिक्षा पर दृष्टिकोण। और कौन सा दृष्टिकोण? व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इस व्यवहारवादी दृष्टिकोण को बेसिकली संक्षेप में उन्होंने कहा कि हमको कंडीशनिंग प्रतिमान के संदर्भ में इस पॉइंट को समझना है या इस पॉइंट को कहीं ना कहीं देखना है। इस यहाँ पर मानव सीखने पर दृष्टिकोण जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है वो क्या है, इस बात को लेकर के जब हम आगे की तरफ इसमें यहाँ पर बढ़ते हैं तो सबसे पहला आपके पास जो पॉइंट इसमें यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है वो ये है अवलोकनीय व्यवहार। मतलब यहाँ पर जिस बात को लेकर के इसमें फोकस किया गया है वो है आपके पास अवलोकनीय व्यवहार। अर्थात ये कहते हैं कि सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण सीखने का एक सिद्धांत है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की सहायता से, बोरस फ्रेडरिक स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग सहायता से, या फिर जो वाटसन नामक विद्वान है उस विद्वान की जो थ्योरी है उसकी सहायता से हम यहाँ पर सीखने का एक सिद्धांत है जो सारे ही ये जितने मैंने नाम बताए ये सब प्राणियों में अवलोकनीय व्यवहार को कहीं ना कहीं देखने का काम करते हैं और उन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनसे वे पर्यावरण से उत्तेजनाओं से प्रभावित होते हैं। बेसिकली यहाँ पर सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है? सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किसी प्राणी का व्यवहार का अवलोकनीय व्यवहार होता है। उसको मापने योग्य जब अगर कोई काम किया जाता है तो उस प्रकार की बात को जब अगर हम इसमें यहाँ पर देखते हैं तो उसको हम यहाँ पर व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहते हैं। इसका सीधा सैंपल आप ऐसे समझ लो कि जो पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी उसमें वहाँ पर कुत्ते का व्यवहार क्या था? तो कुत्ते का व्यवहार यह था कि जब उसके पास मांस का टुकड़ा जब उसके सामने जाता था तो वो लार टपकाता था। ये उसका व्यवहार था, उसकी अनुक्रिया थी, वो उसकी प्रतिक्रिया थी। उसी प्रकार से हम यहाँ पर बोरस फ्रेडरिक स्किनर के जब सिद्धांत की बात करें तो बोरस फ्रेडरिक स्किनर के सिद्धांत में क्या व्यवहार था? तो वहाँ पर कबूतर के द्वारा प्रॉपर तरीके से प्रॉपर स्थान पर चोंच मारना वो उसका व्यवहार था और स्किनर वही उसको सिखाना चाहता था। तो उस बात के लिए इसमें यहाँ पर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि जैसे ही वो उस पर रिस्पॉन्स कर देगा उसके बाद में यहाँ पर स्किनर उसको कुछ न कुछ पुनर्बलन, कुछ न कुछ रीएनफोर्समेंट दे देता था स्टिमुलस के रूप में। तो ये वाली बात आपके पास आती हुई दिखाई देती है। तो ये जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, यहाँ से आपने को जो कीवर्ड याद रखना है, इसमें इस प्रकार के बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है जो आमतौर पर मापने योग्य हो, उसको हम यहाँ पर इसमें रखते हैं। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बात आती है कि इस व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत मानव सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है इसके अंतर्गत कई प्रकार की बातें आती, जिसमें एक आता है क्लासिकल कंडीशनिंग। आप अच्छे से जानते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। फिर भी अगर देखें तो इवान पेत्रोविच पेवलोव के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत है कि कैसे एक तटस्थ उद्दीपक, ये उत्तेजना, बेसिकली आपके पास जो न्यूट्रल स्टिमुलस था इसके प्रैक्टिकल में घंटी एक सार्थक उत्तेजना से जुड़ सकती है। एक सार्थक उत्तेजना क्या थी? यूसीएस, जो वहां पर भोजन के रूप में थी, उससे जिससे एक सीखी हुई प्रतिक्रिया हो सकती है जिससे आमतौर पर कुत्ते के द्वारा जो लार टपकाई जाती थी वो उसका व्यवहार था। उदाहरण के लिए पावलो के कुत्तों ने घंटी की आवाज पर लार टपकाना सीखा क्योंकि यह लगातार भोजन की प्रस्तुति के साथ जोड़ा गया था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी प्राणी के द्वारा जो आने वाला व्यवहार था वो आने वाला व्यवहार आपके पास क्या था? तो कुत्ते के द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में कहीं ना कहीं यहाँ पर लार टपकाना। दूसरा पॉइंट आपके पास आता है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको हम यहाँ पर क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं। बीएफ स्किनर का ये सिद्धांत है द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें भी यहाँ पर व्यवहार उनके परिणामों से कैसे मजबूत या कमजोर होते हैं, इसने भी इसी बात पर ध्यान दिया, क्योंकि व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत स्किनर का सिद्धांत भी आता है। और क्या कहा कि व्यवहार उनके परिणामों से कैसे मजबूत होते हैं, कैसे कमजोर होते हैं। जैसे ही वो व्यवहार करेगा वैसे ही उसको स्किनर जो है वहां पर खाने के लिए कुछ रकम देता था। इसका मतलब है कि उसका व्यवहार क्या होगा? तो उसका व्यवहार मजबूत होगा। जैसे ही वहां पर जैसे स्किनर बॉक्स में चूहा इधर उधर जब वो घूमता था तब वहां पर बात अगर आती थी कि क्या उसको कुछ मिलता था, नहीं मिलता, तो उसका व्यवहार कमजोर होता था कि यार मुझे इस प्रकार का अवांछनीय व्यवहार नहीं करना है, मुझे जब मैं इस दिशा में जा रहा हूं प्रॉपर जिधर स्किनर ले जाना चाहता था। तो इसका मतलब आपके पास यहां पर ये होता हुआ दिखाई दिया। सकारात्मक पुनर्बलन पुरस्कार था, नकारात्मक
पुनर्बलन एक अप्रिय उत्तेजना को हटाना एक व्यवहार को दोहराई जाने की संभावना को बढ़ाते हैं और दूसरी ओर दंड एक व्यवहार को दोहराई जाने की संभावना को कम करते हैं। कुल मिलाकर के बुरस फ्रेडरिक स्किनर का जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अंतर्गत बेसिकली जिस बात पर फोकस किया गया वो क्या था कि परिणाम जो रिजल्ट होते हैं वो कैसे उसके व्यवहारों को मजबूत करेंगे, ये कैसे कमजोर करेंगे, इस बात को लेकर के इसमें यहां पर देखा गया। फिर पॉइंट आया आपके पास उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। पहला था क्लासिकल कंडीशनिंग, मानव सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण में पहला पॉइंट आपके पास यहां क्या था, तो पहला पॉइंट आपके पास यहां पर था उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग। दूसरा पॉइंट क्या था, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तीसरा क्या है, एसआर संबंध। व्यवहारवादियों का मानना है, अब व्यवहारवादी कौन, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि वाटसन का मानना है, पेवलो का मानना है, स्किनर का मानना है। इनका मानना है कि सीखना स्टिमुलस और प्रतिक्रियाओं के बीच बनने वाले संबंधों का प्रत्यक्ष परिणाम है। बेसिकली वो कहते हैं उत्तेजना क्या है, तो आपके पास उद्दीपक है, प्रतिक्रिया क्या है, तो आपके पास यहां पर रिस्पॉन्स है, अनुक्रिया। तो उन्होंने कहा कि के बीच बनने वाले संबंधों का प्रत्यक्ष परिणाम है। दोनों की थ्योरियों में क्या था, पेवलो की थ्योरी में था पहले उसको स्टिमुलस देना फिर उससे रिस्पॉन्स लेना। स्किनर की थ्योरी में क्या था, जस्ट उल्टा था, पहले वो रिस्पॉन्स देता था फिर जो है उसको वहां पर स्टिमुलस मिलता था। आगे उन्हें पर्यावरण उत्तेजना प्रदान करता है और व्यक्ति का व्यवहार इन उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया है, अर्थात कहीं ना कहीं जो उसका आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसके द्वारा भी के यहाँ पर एसआर संबंध जो है और मजबूत होता है और किसी प्राणी का व्यवहार जो है उस दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। तो आंसर आता है आपके पास यस। फिर आया इसमें अवलोकनीय और मापने योग्य व्यवहार, चाहे वाटसन हो, चाहे पेवलो हो, चाहे स्किनर हो, इनके सिद्धांत में जब भी किसी प्राणी से इन्होंने कोई काम लेने का प्रयास किया तो वहां पर आने वाली बातें इसमें ऐसी थी कि उनको मापा जा सके, उनको अवलोकन किया जा सके। क्या वहां पर लार एक डिब्बी में इकट्ठी होना, चोंच मारना या चूहे के द्वारा प्रॉपर दिशा में जाना, तो उनके व्यवहारों को क्या मापा जा सकता था, क्या आकलन किया जा सकता था, तो आंसर आता है कि हाँ। व्यवहारवादी केवल उन व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें देखा और मापा जा सकता है। तो इसलिए आपके पास चौथा पॉइंट आपके पास आया इसमें कि अवलोकनीय और मापने योग्य व्यवहार। इसी प्रकार से इसमें यहां पर पांचवा पॉइंट इसका क्या आता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण का, तो वो आया आकार देना, वो आया आपके पास शेपिंग ऑफ बिहेवियर। और ऐसा बेसिकली आपके पास जो बुरस फ्रेडरिक स्किनर है उसकी थ्योरी में आता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में किया जाता है, जहां वांछित व्यवहार के क्रमिक, जैसे आपने अगर याद हो तो जब अगर ये इस प्रकार से स्किनर बॉक्स बना है, यहां पर अगर ये चूहा है और चूहे को जो है वो प्रॉपर दिशा में ले जाना है, इधर ले जाना है और यहाँ उसको चोंच मारना सिखाना है, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही चूहा यहाँ इधर की तरफ आता था स्किनर कुछ न कुछ खाने को दे देता था, जब स्किनर इधर की तरफ जाता था तो वो नहीं देता था। इसका मतलब है कि क्या किसी प्राणी के व्यवहार को रीएनफोर्समेंट के द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा एक प्रॉपर दिशा में जो है वो पास में लाया जा सकता है, वांछित व्यवहार की दिशा में उसको बढ़ाया जा सकता है, तो आंसर आता है कि यस। तो तब तक वो मजबूत करता है जब तक कि अंतिम व्यवहार प्राप्त न हो जाए। अंतिम व्यवहार क्या था, अंतिम व्यवहार था स्किनर चाहता था कि चूहा जो है यहाँ आकर के लीवर को दबा दे, और जब कबूतर पर प्रैक्टिकल किया तो कबूतर जो है प्रॉपर तरीके से उस पर जो है वहां पर बटन पर चोंच मार दे, वो अंतिम व्यवहार था। तब तक उसके द्वारा जो है ये काम यहां पर किया गया। तो आप यहां पर मानव सीखने के व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत ये 5 बातें कर सकते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसके बाद में एसआर संबंध, मापने योग्य व्यवहार, और एक बात आपके पास यहां पर आती है आकार देना। ये 5 बातें जो है इसमें यहां पर की जा सकती है। यहां से फिर अपना आगे की तरफ जो नेक्स्ट पॉइंट था वो आपके पास है इसमें कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण की जब अगर हम बात करते हैं सीखने की तो इसकी सीमाओं की चर्चा होती है। जब सीमाओं की बात आती है, इसकी लिमिटेशंस की बात आती है, तो वो क्या क्या आपके पास है, जिसमें पहला पॉइंट आपके पास है कि मानसिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा। सामान्यतः इसमें ऐसा माना जाता है कि जरूरत से ज़्यादा, चाहे वाटसन हो, चाहे पेवलो हो, चाहे स्किनर हो, इन सब ने एक बात पर ध्यान दे दिया और वो ध्यान दे दिया आपके व्यवहार पे। लेकिन यहाँ पर ये जो मेंटल वाली जो प्रोसेस होती है, जो संज्ञानात्मक क्रियाएं होती है, इस पर ज़्यादा इन्होंने फोकस नहीं दिया। तो इसलिए इनके सिद्धांत का
इनके सिद्धांत की एक सीमा मानी जाती है, वो क्या है? उन्होंने कहा कि नेग्लेक्ट ऑफ मेंटल प्रोसेस। व्यवहारवाद मुख्य रूप से स्मृति, मेमोरी, धारणा और समस्या समाधान जैसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को ध्यान में नहीं रखता, जो यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि लोग कैसे सीखते हैं, क्योंकि बेसिकली आपके जीवन में आपके प्रोसेसर का बड़ा महत्व है, लेकिन इन्होंने उसी प्रोसेसर को नेग्लेक्ट कर दिया और थोड़ा सा साइड में यहाँ पर कर दिया। इसलिए यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि जो व्यवहारवादी जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर मानसिक प्रक्रियाओं की कहीं ना कहीं उपेक्षा की। फिर दूसरा पॉइंट इसमें यहाँ पर इस प्रकार का आता है कि बाहरी व्यवहार पर अत्यधिक जोर, मतलब बाहरी व्यवहार की जो व्यवहार दिख जाए, क्योंकि यहाँ पर आपने कहा भी कि मापनीय व्यवहार, उस पर जो है वो जरूरत से ज़्यादा फोकस इसमें यहाँ पर किया गया है और जरूरत से ज़्यादा जो है फोकस कर दिया है। तो मुख्य रूप से अवलोकनीय व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करके व्यवहारवाद आंतरिक जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती है उनकी अनदेखा कर देता है, जो सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि सीखने के लिए उनकी भी ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर बाह्य व्यवहार पर ज़्यादा ध्यान देकर के आंतरिक वाले पार्ट को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करना, ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण की एक सीमा मानी जाती है। फिर आता है व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान नहीं। व्यवहारवाद अक्सर ये मानता है कि एक ही उद्दीपक सभी व्यक्तियों में एक ही प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा। व्यक्तिगत अंतर या जो हमारे पास व्यक्तिगत जो भूमिकाएं होती हैं उनको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया। कहा भी ऐसा जाता है कि सारे ही व्यक्तियों को एक ही चीज़ से आप, जैसे मान लो यह है कि पेवलो ने अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में कई बार प्रयास लगा दी। अरे जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा वो इतने सारे प्रयास थोड़ी मारेगा, वो तो एक बार में सीख जाएगा। हो सकता है कि वो जो डफर हो, जो मंद बुद्धि हो, उसके लिए वो ठीक है कि बार बार प्रयास अभ्यास करते जाओ, लेकिन इंटेलिजेंट जो व्यक्ति होगा उसको जो है वहाँ पर इतने सारे जो है वो उसमें अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हर व्यक्ति का चिंता, कुंठा, द्वंद्व, तनाव, बुद्धि, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, उसके बाद में जो है आपके पास यहाँ पर एप्टीट्यूड, अभिक्षमता, सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर उन सब सारी बातों को इसमें ध्यान में नहीं रखा गया, इसलिए इसमें एक इनकी सीमाएं ये भी बनती हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर पॉइंट आता है उच्च संज्ञानात्मक कार्यों की व्याख्या करने की सीमित गुंजाइश, मतलब हाई कॉग्निटिव वाला जो पॉइंट होता है, जो आमतौर पर उच्च बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, उन उच्च बुद्धि वाले लोगों की यहाँ पर संज्ञानात्मक एबिलिटी को इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नाम ही था ना इसमें ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो व्यवहार पर फोकस करना। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को लेकर के कि व्यवहारवाद भाषा अधिग्रहण, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान जैसे उच्च क्रम की जो संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं, कार्यों हैं, उस पर जो है इन्होंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। तो मुख्य रूप से इसमें यहाँ पर हम यहाँ जो चाहे वाटसन का सिद्धांत हो, चाहे पेवलो का हो, चाहे जो है वो आपके पास यहाँ पर स्किनर का हो, इसमें 4 सीमाओं को मुख्य रूप से कहीं ना कहीं काउंट किया जाता है या कहीं ना कहीं उनको देखा जाता है। तो ये अगर आप इसमें इसी प्रकार से आप संज्ञानात्मक जो आपके पास यहाँ पर व्यवहारवादी दृष्टिकोण को यदि आप इसके कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें व्यवहारवादी दृष्टिकोण में और उसमें सीमाएं क्या हैं, तो कभी भी आप यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम का हिस्सा है, हम मान करके चल सकते हैं कि आपका प्रश्न का उत्तर जो है वो गलत नहीं जाएगा। तो इस पॉइंट को अपन यहाँ पर व्यवहारवादी दृष्टिकोण को इसकी सीमाओं के साथ यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद।